गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज की कक्षा में भी आपको राष्ट्रपति से संबंधित ही कुछ जानकारी देना चाहूँगी। पूर्व की कक्षा में हमने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है, विशेषकर 356 के तहत जो उसको राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति प्राप्त है, उस पर चर्चा की और उसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए उस पर भी चर्चा की, बात की हमने उस पर। आज की कक्षा में आपको मैं राष्ट्रपति की जो भारतीय शासन या राजनीति में जो स्थिति है उस पर प्रकाश डालना चाहूँगी बच्चों। तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के प्रावधान रखे गए हैं उसके तहत ये देखा गया कि राष्ट्रपति को अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग है वो मंत्री परिषद के परामर्श के बिना या उसके विरुद्ध भी करने की शक्ति देता है। परंतु बच्चों, जैसे आपको सबको पता है कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और ऐसे में यदि राष्ट्रपति अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना या उसके विरुद्ध करेगा तो यह स्थिति संसदात्मक व्यवस्था के अनुकूल बिल्कुल ही नहीं कही जा सकती है। ऐसे में इसके निवारण के लिए कि कभी ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हो, 42वें संशोधन के प्रावधान 13 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के स्थान पर यह प्रावधान रखा गया, यानी 42वें संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 74 में पूर्व में जो प्रावधान था उसके स्थान पर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्री परिषद से प्राप्त परामर्श के आधार पर ही कार्य करेगा। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 14 में यह स्पष्ट किया गया। परंतु 42वें संशोधन द्वारा जो यह प्रावधान या यह व्यवस्था की गई बच्चों, यह एक प्रकार से राष्ट्रपति पद की गौरव और गरिमा को आघात पहुंचाने वाली प्रतीत हो रही थी कि उसको स्वतंत्र छवि को, उसकी स्वतंत्र पहचान को एक तरह से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से सीमित कर दिया गया है। तो ऐसे में 42वें संवैधानिक संशोधन के जो प्रयुक्त शब्द थे उसके स्थान पर 44वें संशोधन द्वारा इन शब्दों को अपनाया गया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह मंत्री परिषद को इस परामर्श पर पुनः विचार के लिए कहे, लेकिन पुनः विचार के बाद मंत्री परिषद से राष्ट्रपति को जो भी परामर्श प्राप्त होगा राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर बच्चों, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगी कि चाहे 42वें संशोधन में आर्टिकल 74 में क्या कहा गया और चाहे 44वें संशोधन में आर्टिकल 74 में कहा गया, कुल मिलाकर यहाँ पर इन दोनों संशोधनों के द्वारा राष्ट्रपति को अपने सभी कार्यों को मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श के अनुसार ही कार्य करने को बाध्य किया गया या उसको सीमित किया गया। उपरोक्त
आधार पर अब हम राष्ट्रपति की जो वास्तविक स्थिति है उसको निम्नांकित बिंदुओं में मैं आपको समझाना चाहूँगी बच्चों कि पहला तो राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रधान है, केवल संवैधानिक प्रधान मात्र है। कैसे बच्चों कि हमारे यहाँ संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है और संसदात्मक व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक और दूसरी नाम मात्र की। तो जो वास्तविक कार्यपालिका है, जैसा कि आपको सबको पता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वह है भारत का राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से जब शासन के समस्त कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं और राष्ट्रपति का कार्य केवल उन कार्यों पर मोहर लगाना भर है, तो बच्चों भारत का राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रधान मात्र ही रह जाता है। जैसा कि अंबेडकर ने भी कहा था, यहाँ पर मैं अंबेडकर का कोट आपको बताना चाहूँगी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटेन के संविधान में सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है किंतु कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका वही स्थान है जो किसी औपचारिक व्यवस्था द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्र के प्रत्येक निर्णय को मुहर लगाकर अपने नाम से राष्ट्र के समक्ष घोषित करता है। कुल मिलाकर अंबेडकर जी भी यही कहना चाह रहे थे कि भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान मात्र है और यही उसकी वास्तविक स्थिति है भारतीय राजनीति में, भारतीय शासन में। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह ब्रिटिश सम्राट के तुल्य ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था ली गई है, अडॉप्ट की गई है, वो ब्रिटेन के संविधान से की गई है। ऐसे में हमारे राष्ट्रपति की जो स्थिति है वह बिल्कुल ब्रिटेन में जो सम्राट की स्थिति है उसके ही समकक्ष है। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद ने, यहाँ पर मैं राजेंद्र प्रसाद का कोटेशन, जो हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, उनका कोटेशन बताना चाहूँगी आपको कि उन्होंने क्या कहा राष्ट्रपति पद के लिए कि हमने ब्रिटेन के सम्राट की भांति यहाँ राष्ट्रपति का पद बनाया है। उसकी स्थिति संवैधानिक राष्ट्रपति की है। यद्यपि संविधान में इस आशय का कोई उपबंध नहीं है कि राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों के परामर्श को मानना ही पड़ेगा, परंतु यह आशा की जाती है जिस प्रकार इंग्लैंड में सम्राट को मंत्रियों के परामर्श से कार्य करना होता है, उसी प्रकार यही परंपरा यहाँ भी अपनाई जाएगी। इस तरह बच्चों भारत का राष्ट्रपति सभी मामलों में ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष ही स्थिति रखता है। तीसरी जो भारत के शासन में राष्ट्रपति की स्थिति है वह है बच्चों कि राष्ट्रपति संविधान का एक गौरवपूर्ण अंश है। कैसे कि भारत के राष्ट्रपति को भारत की एकता का प्रतीक माना जाता है। वह भारत में होने वाले राष्ट्रीय भारत में होने वाले राष्ट्रीय जो उत्सव है उनका उद्घाटन करता है, राष्ट्रीय समारोह की अध्यक्षता करता है, गणतंत्र दिवस की परेड की जो सलामी लेता है और राष्ट्र की शोभा बढ़ाता है। ऐसा कर कर वह, तो कुल मिलाकर भारत के राष्ट्रपति को संविधान ने एक गौरवपूर्ण, एक उच्च प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति को पद दिया है। और यही राष्ट्रपति की भारतीय शासन में स्थिति है कि वह भारतीय राजनीति में भारत की आप कह सकते हो अस्मिता का प्रतीक बनता है। नेहरू जी ने कहा भी था
भारत की संविधान सभा में राष्ट्रपति को लेकर कि हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है, वरन हमने उसके पद को सत्ता और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। अगला जो राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करने वाला पॉइंट है बच्चों, वह यह है कि भारत का राष्ट्रपति एक परामर्शदाता और मित्र के रूप में अपनी शासन में आप कह सकते हो व्यवहार रखता है कि वह प्रधानमंत्री और मंत्रियों को परामर्श देने या विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उस संदर्भ में प्रोत्साहित करने या साथ ही चेतावनी देने का भी कार्य करता है। यानी कुल मिलाकर वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को भारत की राजनीति और शासन से संबंधित परामर्श देता है। यह अलग बात है कि वो उस परामर्श को माने या न माने मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, परंतु साधारणतया देखा गया है कि चूंकि राष्ट्रपति का पद इतना सम्माननीय है, ऐसे में उसके परामर्श को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा उचित सम्मान देते हुए उस पर ध्यान दिया जाता है। अगला जो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करने वाला पॉइंट है बच्चों, वह है कि भारत का राष्ट्रपति वैदेशिक जो मामले हैं उनको भी प्रभावित करता है। वो कैसे बच्चों कि जितने भी भारत में आने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडल हैं वो भारत के राष्ट्रपति से मिलकर विदेशों से भारत के संबंधों के निर्वहन पर चर्चा करते हैं। भारत में होने वाली सभी राष्ट्रपति की जो विदेश यात्राएं हैं वो उसके द्वारा भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने वाली होती हैं। भारतीय राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाली भी होती है। तो कुल मिलाकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विदेशों से संबंधित जो भी मामले हैं, जैसे भारतीय राजनयिकों, भारतीय राजदूतों की नियुक्ति या विदेशों से आने वाले राजनयिकों और राजदूतों से मिलना आदि सभी भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने के रूप में, या आप कह सकते हो वैदेशिक मामलों में भी भारत का राष्ट्रपति एक तरह से भारतीय शासन के दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने वाली स्थिति में होता है। इस प्रकार से बच्चों भारतीय शासन में जो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है वो संक्षेप में मैं आपको कहना चाहूँ तो एक संवैधानिक प्रधान की है। ब्रिटेन का जो सम्राट को शक्तियाँ या स्थिति प्राप्त है उसके समकक्ष है उसकी स्थिति। भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रपति पद को एक गौरवपूर्ण, एक सम्माननीय पद माना है। भारतीय शासन में वह एक परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह भारत के गौरव, प्रतिष्ठा और भारतीय दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करता देखा गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति भारतीय शासन में एक गौरवपूर्ण और सम्माननीय प्रभावशाली स्थिति है। चाहे उसकी वास्तविक शक्तियाँ, व्यवहारिक शक्तियाँ भले ही कम हो, परंतु इतनी भी कम नहीं है कि उसके पद को भारतीय शासन कम आके या उसको कम मानते हुए अपने हाथों की कठपुतली बना सके। तो धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में हम जो इस राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति है
उसका पूर्ण मूल्यांकन करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के राष्ट्रपति की स्थिति या भूमिका कभी ऐसी रही है भारतीय शासन में, जबकि वास्तव में भारत के राष्ट्रपति ने अपने पद और अपने प्रभाव को भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से पहचान बनाने में या अपनी एक छाप छोड़ने में भूमिका निभाई है। तो अगली कक्षा में हम भारत के राजनीतिक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति के विभिन्न उभरते स्वरूप हैं समय समय पर, कि राष्ट्रपति की भूमिका कैसे अलग अलग समयों में किस प्रकार की रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।